तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल से जुड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली की। पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी की गाड़ी में ना तो पहिए है ना ही ब्रेक। एमवीए में ड्राइवर की सीट पर बैठने को लेकर भी झगड़ा हो रहा है। महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है और चारों तरफ से भांति भांति के हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। धुले की रैली में पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर आदिवासियों को जातियों में बांटने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक है तो सेफ है। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है। तो चुनावी रैली में संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने महाविकास आघाड़ी पर महिलाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनके खिलाफ अभद्र भाषा बोलते हैं। ये लोग महिलाओं को गाली दे रहे हैं और नीचा भी दिखा रहे हैं। इस हरकत को महाराष्ट्र के लोग माफ नहीं करेंगे। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और आघाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी आघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां की विधानसभा में आर्टिकल 370 को लेकर आज एक बार फिर से जमकर हंगामा हुआ। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव के विरोध में बीजेपी विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। हंगामा बढ़ा तो मार्शल बीजेपी विधायकों को रोकने के लिए पहुंचे। इतने में इंजीनियर रशीद के भाई और अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद शेख बीजेपी विधायकों से भिड़ने के लिए उनके करीब पहुंचे, लेकिन मार्शल ने उन्हें वहीं पर रोक दिया और सदन से बाहर कर दिया। हंगामा यहां नहीं थमा और विपक्षी दल लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामा बढ़ा तो मार्शल ने बीजेपी विधायकों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। इसके बाद बीजेपी विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए और उमर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव का विरोध कर रही है। ये स्पीकर जिसने रेजोल्यूशन एक पार्टी का खुद ड्राफ्ट किया, जो रेजोल्यूशन यहाँ पे मूव किया गया वो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, उसके विरोध में हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनडेमोक्रेटिक और गैर कानूनी जिसे हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि वापस लो। धारा 370 एक इतिहास है, धारा 370 एक हिस्ट्री है, उस पर अब कोई डिबेट नहीं हो सकती। ये असेंबली पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, ये असेंबली सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख का कहना है कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। एनसी के प्रस्ताव में 370 की बहाली का जिक्र नहीं है, इसलिए उनकी पार्टी और पीडीपी 370 का जिक्र करके नया प्रस्ताव लाना चाहते हैं। पीडीपी और हमने जो है एक ही रेजोल्यूशन जो है वो सबमिट किया है और टेबल करने की जो है डिमांड की है। एनसी का जो रेजोल्यूशन है उसमें उनके जो अलायंस पार्टनर है, उनके जो इंडिया अलायंस के पार्टनर कांग्रेस जो है वो कहते हैं कि इसमें जो है 370 और हमने 370 और 35A की बात नहीं कही है, हमने स्पेशल स्टेट्स की बात। तो इसका मतलब है अभी कोई क्लियरिटी नहीं है, तो उसमें जो है 370 और 35A का जिक्र नहीं है। इसी वजह से जो है हम एक सेपरेट रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महाराष्ट्र की रैली में जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुई हाथापाई का जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत 370 की वापसी नहीं करा सकती। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा, ये मोदी का फैसला है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर विधानसभा में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव पर हमला बोला। उन्होंने महाराष्ट्र के सांगली में एक रैली के दौरान कहा कि 370 की वापसी 4 पुश्तें भी नहीं करा पाएंगी। कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। तो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर क्यों मचा है हंगामा? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर है। आज सिमडेगा में राहुल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां पर राहुल ने विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। कांग्रेस नेता ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों की जमीन, जल और जंगल को छीनना चाहती है। देश का संविधान आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों की रक्षा करता है, इसलिए इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश के संविधान के माध्यम से ही देश को चलाया जाए। इसके अलावा रोजगार पर बल देते हुए राहुल ने कहा कि हम SC ST का आरक्षण बढ़ाएंगे, युवाओं के लिए हर जिले में स्कूल कॉलेजेस बनाएंगे और 10 लाख युवाओं को रोजगार भी देंगे। आपको बता दें कि आज लोहरदगा में भी जनता को संबोधित करेंगे राहुल गांधी और कल पूरे दिन चुनावी कैंपेन के बाद दिल्ली वापस लौटेंगे। जो SC ST OBC का रिजर्वेशन है उसको हम बढ़ाएंगे। ST का 26% से 28%, ST का 26% से 28%, SC का 10% से 12% और OBC का 14% से 27%। हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा में 15 लाख रुपए का कवर मिलेगा। किसानों को 3,200 रुपए प्रति क्विंटल MSP धान के लिए हमारी सरकार देने जा रही है और राशन 7 kg हर व्यक्ति को हर महीने।
चलिए अब आपको दिखाते हैं कि महाराष्ट्र के नासिक में किस तरह का चुनावी मूड माहौल है। नासिक को महाराष्ट्र की रामनगरी भी कहा जाता है, जहां श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ साल बिताए थे। नासिक में पंचवटी से सीता जी का हरण हुआ था। नासिक शहर में विधानसभा की 4 सीटें हैं, तो किस तरह का माहौल है बता रही है हमारी संवाददाता प्रीति सोमपुरा। यही वो पवित्र भूमि है पंचवटी की, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि रावण ने जो है सीता का जो हरण किया था वो यहीं से किया था। यहाँ पर जो है छठ पूजा का काफ़ी सेलिब्रेशन चल रहा है। आप देखिए कि अर्घ देने के लिए जो है लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ घाट पर आए हैं। नासिक की जनता जो है वो इस वक्त हमारे साथ में आइए हम उनसे पूछते हैं कि आप नासिक का विकास कितना देखना चाहते हैं। बहुत क्लीन एंड नीट सिटी होनी चाहिए, जो कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आज तक हुआ नहीं। सब जस्ट बोलते रहते हैं। जिस तरीके से बनारस का विकास हुआ, जिस तरीके से ऋषिकेश और हरिद्वार जिस तरीके से इतने साफ और सुथरे हैं, उस तरह से यहाँ भी होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, ताकि मतलब कोई बाहर से भी आए। यहाँ संगम होता है तो डेफिनेटली बाहर से भी लोग आते हैं, फॉरेनर भी आते हैं, तो उनको भी ऐसा लगना चाहिए कि नहीं, हमने अपने शहर को, अपनी इतनी पवित्र स्थल को इतना साफ सुथरा, इतना स्वच्छ रखा है, जहाँ माँ सीता भी रही हैं। पार्टी को वोट करेंगे या कैंडिडेट को देखकर वोट करेंगे? कैंडिडेट को देख के ही करेंगे। अभी चल रहा है कि राजनीति ज़्यादातर जातिवाद पर उतर रही है, तो वो जातिवाद को हमें थोड़ा बहुत छोड़ के ऊपर से उठना होगा। उससे जरूरी हम प्रगति के राह पे चलेंगे। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी बाजार में दबाव रहा। मिड और स्मॉल कैप शेयर्स में बिकवाली हावी रही। निफ्टी बैंक गिरावट के साथ बंद हुए। हालांकि आईटी एफएमसीजी शेयर्स में कुछ खरीदारी रही। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज भी बाजार में गिरावट का दबाव हावी रहा। कौन से शेयर्स और सेक्टर्स में ज्यादा गिरावट रही और कहां थोड़ा गेन होता हुआ दिखाई दिया? राइट, जैसे कि आपने बोला कि बाजार में डेफिनेटली एक दबाव तो था, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी में आज बढ़ने वाले शेयर्स कौन से थे। सबसे पहला नाम आता है महिंद्रा एंड महिंद्रा का, जहां पे हमें करीबन 3% की एक बढ़त देखने को मिली। टाइटन 2.25%, ब्रिटानिया एट द सेम टाइम 1% और बजाज ऑटो में करीब 1% का उछाल आज के सत्र में देखा गया। लूजिंग स्ट्रीट में सबसे पहले नाम आता है ट्रेंड का, क्योंकि इसके नतीजे जो है एस्टिमेट से कहीं ना कहीं डगमगाए हुए आए हैं, जिसका असर आज शेयर के अंदर हमें देखने को मिला है। आयशा मोटर्स में 2%, एशियन पेंट्स में करीबन 3% और साथ ही साथ श्रीराम फाइनेंस में भी करीबन 2% का एक दबाव देखने को मिला है। मिड कैप की बात करी जाए तो गेनिंग साइड में पेज इंडस्ट्री 7%, ओरेकल फाइनेंशियल में करीबन 1.25%, कमिंस में 3% और कोफॉर्ज में करीब 1.5% की एक बढ़त देखने को मिली है। और लूजिंग साइड में एमआरएफ करीबन 2%, टाटा एलेक्सी 3%, बीएसई में लगभग 4% और साथ ही साथ सुंदरम फाइनेंस में भी हमें करीबन 4% का एक दबाव देखने को मिला है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो आखिर बाजार में इतनी गिरावट क्यों है? ऐसे बाजार में स्ट्रैटेजी क्या रखे? सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल समझा रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मार्केट के लिए आज का क्लोज भी काफ़ी ख़राब रहा। इनफैक्ट पिछले 2 दिनों में मार्केट ने काफ़ी हद तक उन गेंस को गिव अप किया है जो मार्केट ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत वाले दिन हासिल किए थे, और उससे एक दिन पहले भी। तो वीकली क्लोज तो एक्चुअली मार्केट के लिए नेगेटिव ही रहा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है मार्केट में कि इस मार्केट में एफआई सेलिंग ज़बरदस्त है। इस मार्केट को अगर कोई रोक रहा है तो वो है एफआई सेलिंग। कोई भी रिकवरी टिक नहीं पा रही है, क्योंकि हर हायर लेवल पर एफआई की सेलिंग है। और एक और दिक्कत इस मार्केट में रही कि जब वो रैली आई तो उसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन आया रिटेल का। रिटेल ने सबसे ज़्यादा कैश और एफ&ओ में माल ख़रीदा, और वो पिछले 2 दिनों में क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पर वापस सेलिंग प्रेशर है मार्केट में। अब देखिए, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग है, लेकिन मार्केट ने कुछ अच्छे साइन भी दिखाए हैं टुवर्ड्स द एंड। कुछ कंपनियों के नंबर्स को मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। फॉर एग्जांपल महिंद्रा एंड महिंद्रा, अशोक लेलैंड, इनके नंबर्स पर मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इंडियन होटल्स, यहाँ पर मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया। पेज इंडस्ट्रीज यहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो कुछ कंजम्पशन नंबर्स थे जिनको मार्केट ने पॉजिटिवली लिया। लेकिन जहाँ प्रेशर बन रहा है वो स्टॉक्स लार्ज एफआई डोमिनेटेड स्टॉक्स हैं, चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो। ये कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने मार्केट के ऊपर काफ़ी प्रेशर डाला है। और कुछ नंबर से पहले भी स्टॉक्स वीक हो रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स हो गया, वहाँ पर काफ़ी वीकनेस है। तो थोड़ा सा मार्केट को बड़े स्टॉक्स का एक डर है। उसके अलावा आज
रिटेल लग रहा है कि जवाब दे रहा था, क्योंकि आज जिस तरीके से मिड कैप मार्केट में सेलिंग प्रेशर था, मिड कैप इंडेक्स करीब 1.25% नीचे था, एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट 1:3 का था। अब अगले हफ्ते के लिए क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना। देखिए, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, इस मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोजिशनिंग ना रखें, क्योंकि मार्केट रोज़ कुछ ना कुछ नया कर रहा है, लेकिन रैलीज नहीं टिक रही हैं। तो बड़ा टेक्सचर मार्केट का अब तक सेल ऑन रैली का है। वो सेल ऑन रैली का टेक्सचर नेगेट तभी होगा जब निफ्टी 24,500 जो उसका 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर निकलकर बंद हो। जब तक वो ना हो तब तक मार्केट का टेक्सचर काफ़ी वीक रहेगा। एक आध सेक्टर्स है जहाँ पर लग रहा है लेकिन थोड़ी आउट परफॉर्मेंस है, उनमें जो सबसे ऊपर है वो है आईटी। देखिए, परसों ज़बरदस्त भागा, कल थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन आज फिर इसने मार्केट को संभालने का काम किया। तो अगर आप चाहें तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि आईटी में थोड़ी सी सेफ्टी ढूंढें, लेकिन ओवरऑल मार्केट के लिए अभी वीकनेस है और अगले हफ्ते देखते हैं अगर इस वीकनेस से हम उभर पाते हैं या नहीं। दिग्गज सरकारी बैंक एसबीआई ने दूसरी तिमाही के लिए अपने नतीजे जारी कर दिए हैं। बैंक के नतीजे बढ़िया रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर में अब तक के सबसे अच्छे नतीजे एसबीआई ने दिए हैं। कंपनी का मुनाफा 28% तो बढ़ा ही है, इसकी एसेट क्वालिटी भी सुधरी है। दूसरी तिमाही में बैंक का मुनाफा 14,330 करोड़ रुपए से बढ़कर 18,331 करोड़ रुपए हो गया है। दूसरी तिमाही में बैंक की कोर इनकम यानी नेट इंटरेस्ट आय 5% बढ़कर 41,620 करोड़ रुपए हो गई है। अब एक नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर। दिल्ली में प्रदूषण चरम पर है, लेकिन प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की कई योजनाएं सिर्फ घोषणा बनकर ही रह गई हैं। दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ साल में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में कई घोषणाएं की जो धरातल पर नहीं उतर पाई हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं संवाददाता रोहन सिंह से। तो रोहन, राजधानी में अगर प्रदूषण की स्थिति को देखा जाए तो हालात लगातार बदतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार प्रदूषण को खत्म करने के लिए अलग अलग घोषणाएं कर रही हैं, लेकिन क्या कुछ रियलिटी चेक है, बताएं। दीपाली, सबसे पहले तो मैं आज के आपको प्रदूषण की स्थिति बता दूं। 382 औसत AQI है दिल्ली का, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात है कि जो 39 स्टेशन जहां मॉनिटर किए जाते हैं उसमें से 14 ऐसे स्टेशन हैं जहां AQI 400 के पार है, यानी कि जो गंभीर स्थिति है वहां पे है, सीवियर की कंडीशंस में है। इसमें कि बवाना सबसे ज्यादा है, 430 के पार है, आनंद विहार आपका, इसके बाद रोहिणी, ITO, इन सारे क्षेत्रों में 400 के पार आपको AQI दिख रहा है। और जो मौसम विभाग का कहना है अगले 2-3 दिन और ज्यादा स्थिति खराब होगी। अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के उन कदमों की। पिछले 3-4 सालों में उन्होंने कई सारी घोषणाएं की हैं। हम आपको 5 ऐसी घोषणाओं का रियलिटी चेक देते हैं। सबसे पहले बात की गई थी कि ड्रोन से प्रदूषण का जो सोर्स है उसकी मॉनिटरिंग होगी 13 हॉटस्पॉट्स पे। अभी सिर्फ एक वजीराबाद में पायलट प्रोजेक्ट वो भी हो रहा है और इस साल ये प्रोजेक्ट हो पाएगा, इसकी संभावना कम है। दूसरा एक बड़ा उन्होंने स्टेप लिया था कि हम मैकेनाइज स्वीपिंग करेंगे, क्लीनिंग करेंगे। 250 जो है वाटर स्प्रिंकलर्स और 70 के करीब जो है स्वीपिंग मशीन्स जो है उनको खरीद की बात हुई थी, लेकिन PWD और MCD इनके बीच में फंड किसके पास जाएगा, इसको लेकर बात हुई और आखिरकार ये जो प्रोग्राम है ये भी इनको कैंसिल करना पड़ा। इसके अलावा अगर हम कहें सिटी फॉरेस्ट इन्होंने बनाने की बात कही थी, सिटी फॉरेस्ट अब तक नहीं बन पाया है। ये भी कहा गया था कि अगर आपके पास PUC सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको स्टेशन पे फ्यूल नहीं मिलेगा। कुछ जो पेट्रोल पंप है उनकी तरफ से इसको कुछ क्वेश्चन किया गया था, उसके बाद से ये भी जो योजना है ये धरातल पर नहीं उतर पाई है। तो और इसके अलावा जो एक बहुत बड़ा इन्होंने स्मॉग टावर बनाया था CP में, 22 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। उसके बाद अभी स्थिति यह है कि वहां ताला जड़ा हुआ है। तो फिर आप देख सकते हैं कि 5 बड़ी घोषणाएं जो कि इन्होंने की थी वो पूरी तरह से नहीं हो पाई है और उसका असर हम सब पे दिख रहा है। प्रदूषण हर दिन खराब होता जा रहा है। जी शुक्रिया रोहन, ये पूरा रियलिटी चेक दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो रोहन बता रहे थे कि किस तरह से दिल्ली सरकार की तरफ से जो घोषणाएं प्रदूषण से निपटने के लिए की गई थी वो अब तक फेल्योर साबित हुई है। चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन खबरें अभी और भी हैं। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी माइनॉरिटी के स्टेटस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया है। आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 1967 में दिए गए उस फैसले को ओवररूल कर दिया जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी नहीं है। हालांकि यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर आखिरी फैसला एक 3 जजों की
अलग बेंच लेगी। आज के फैसले को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30(1) में लिखित इस्टेब्लिश शब्द को व्यापक अर्थ में लेना चाहिए। 1967 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा गया है कि माइनॉरिटी संस्थान होने के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना और प्रशासन माइनॉरिटी की होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। पचासवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ का आज आखिरी दिन है। आज वो रिटायर हो रहे हैं। उनका 2 साल का कार्यकाल कई चीजों के लिए याद किया जाएगा। न्याय की देवी की मूर्ति की आंख पर से पट्टी हटाने के अलावा समर ब्रेक खत्म करने जैसे कई बदलाव हमेशा उनके दौर की गवाही देंगे। उन्हें फैसले लेने में जजों के बीच मतभेदों को सम्मान देने के लिए भी याद किया जाएगा। उनके कार्यकाल में कई अहम फैसले भी लिए गए, जैसे कि भीमा कोरेगांव केस, सेक्सुअल माइनॉरिटी के विवाह अधिकार, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अवैध करार देना, आर्टिकल 370 हटाने को सही ठहराना जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस बनने से पहले भी वो कई अहम फैसलों में अपनी हिस्सेदारी और अपनी भागीदारी दे चुके हैं, जैसे कि अयोध्या केस, प्राइवेसी को संवैधानिक अधिकार का दर्जा, समलैंगिकता और विवाह से बाहर संबंध को अपराध की श्रेणी से बाहर लाना, सबरीमाला में महिलाओं का प्रवेश जैसे मुद्दे शामिल हैं। हालांकि उन्हें गणपति उत्सव में प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाने पर विवाद का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने इस पर हाल ही में सफाई भी दी है। तो चलिए, बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। नए साल की छुट्टियों पर घूमने जाना है तो कहां मिलेगा सबसे सस्ता और अच्छा टूर पैकेज? देश विदेश के टॉप डेस्टिनेशन कौन से हैं? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर